तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। स्वर्ड्स एंड स्कार्स के एपिसोड 72 के साथ हाजिर हो। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि मां सांगो ग्रैंडफादर के सामने खड़ा होता है और उनका बाजू कटने की वजह से वो काफी ज्यादा उदास होता है और साथ उन्हें बताता है कि मेरे पास जो पावर्स थी उन पांचों मास्टर्स ने कहा था कि इन पावर्स को कंट्रोल करना बहुत ज्यादा मुश्किल है। अगर मैं जहां पर की को सप्रेस करना सीख लूं तो मैं जहां पर एक लंबी जिंदगी गुजार पाऊंगा। तो ग्रैंडफादर उसे कहता है कि मुझे लगता है कि वो पांचों डिवाइन मॉन्स्टर्स थे, पांचों डार्कनेस मैन थे। मुझे बात सुनने के बाद कहता है ग्रैंडफादर क्या आप उनके बारे में जानते हैं, लेकिन आपको कैसे पता चला। तो ग्रैंडफादर उसे कहता है कि लगता है कि तुम्हें हमारी फैमिली के बारे में नहीं पता, तुम्हें डोंगबैंग फैमिली की हिस्ट्री के बारे में बताना पड़ेगा। हमारी डोंगबैंग फैमिली का सीक्रेट नाम विंड एंड थंडर फैमिली है, जो कि एक हिडन फैमिली है, जो कि हमारे एंसेस्टर्स के टाइम से यहाँ पर हर एक चीज का बैलेंस बनाए रखती है ताकि यहाँ पर बुराई ज्यादा ना फैल सके। तो मां सांगू जोता आगे से बिल्कुल खामोश होता है। इसी के साथ ग्रैंडफादर उसे कहते हैं मैंने फिलहाल के लिए तुम्हारी बॉडी के अंदर से पॉइजन को कंप्लीटली निकाल दिया है, लेकिन मुझे लगता है कि फिर भी तुम्हें यहाँ पर अगर जिंदगी में कभी मुश्किल पेश आए तो अपनी की मदद से उस एनर्जी को कंट्रोल करने की कोशिश करना। लेकिन अगर तुम ज्यादा की पावर को यूज करोगे तो फिर तुम्हारे लिए काफी ज्यादा दिक्कत हो जाएगी। मैंने यहाँ पर अपने क्लैन की विंड एंड स्पिरिट वाली जो स्पेशल टेक्निक थी उसकी, यानी मेरी जो की एनर्जी है वो तुम्हारी बॉडी के अंदर है, लेकिन वो बिल्कुल ऐसी है जैसे कि एक अंडे के इर्द गिर्द उसका खोल होता है, वो कितना ज्यादा नाजुक होता है। बिल्कुल ऐसी यहाँ पर विंड एंड स्पिरिट वाली जो एनर्जी है वो एक शील्ड की तरह यहाँ पर काम कर रही है, जिसने तुम्हारी इवल एनर्जी को तुम्हारी बॉडी के अंदर सप्रेस कर दिया हुआ है। लेकिन अगर तुम यहाँ पर अपनी एनर्जी को बर्स्ट आउट करते हो तो वो शील्ड जो है वो टूट जाएगी और प्रोटेक्शन शील्ड के हटने के बाद वहां पर से दोबारा से बजरकर एनर्जी निकल आएगी। ग्रैंडफादर उसे कहते हैं लेकिन अगर तुम यहाँ पर उन पांचों मास्टर्स की दी हुई एनर्जी को कंट्रोल करना चाहते हो या फिर उसे हमेशा के लिए सील करना चाहते हो तो उसके लिए तुम्हें यहाँ पर हमारी फैमिली के एक स्पेशल स्किल को सीखना होगा, यानी कि तुम्हें यहाँ पर थंडर स्पिरिट टेक्निक को सीखना होगा। तुम्हारा सांगू कहता है कि मैंने इस टेक्निक के बारे में सुना है, मास्टर माओबाक ने मुझे बताया था अगर हम लोग थंडर स्पिरिट टेक्निक को सीख लेते हैं तो हम लोग यहाँ पर विंड एंड थंडर टेक्निक वाला जो ब्लेड है उसको भी हम लोग अपने हाथ में उठा सकते हैं, यानी विंड ब्लेड को हम लोग उठा पाएंगे। तो ये बात सुनते ही ग्रैंडफादर उसे कहते हैं कि हाँ तुमने बिल्कुल ठीक सुना है। फादर उसे कहते हैं कि मैं यहाँ पर थंडर स्पिरिट टेक्निक तुम्हें सिखा तो दूंगा, लेकिन तुम्हें मुझसे एक वादा करना होगा और वो वादा ये होने वाला है कि तुम अपनी बाकी की सारी जिंदगी यहाँ पर मार्शल आर्ट्स को यूज नहीं कर सकते। तुम्हारा सांगू कहता है क्या मैं मार्शल आर्ट्स को यूज नहीं कर सकता? अगर मैं मार्शल आर्ट्स को यूज नहीं कर सकता तो फिर मुझे यहाँ पर उस टेक्निक को सीखने का फायदा ही क्या है? तो ग्रैंडफादर उसे कहता है कि उस टेक्निक को यूज करने का फायदा यह है कि तुम एक लंबी जिंदगी जी सकते हो। मैं चाहता था कि तुम यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एक नॉर्मल जिंदगी जो, इसी वजह से मैंने तुम्हें यहाँ पर विंड थंडर स्पिरिट जो टेक्निक थी वो नहीं दी। हालांकि तुम हमारी फैमिली के अगले वंशज और हमारी फैमिली में जो जनरेशन टू जनरेशन चलता आ रहा है कि हमें अपनी फैमिली के जितने डिसेंडेंट्स होते हैं उन सभी को आगे इस टेक्निक को सिखाना पड़ता है ताकि हमारी फैमिली जो काम सदियों से करती आ रही है वो यहाँ पर भी करती रहे। लेकिन मैं तुम्हारे साथ एक ऑर्डिनरी जिंदगी गुजारना चाहता था। मेरे बेटे गोजिन के मरने के बाद मैं चाहता था कि हम दोनों ग्रैंडफादर और पोता यानी दादा पोता यहाँ पर एक आम जिंदगी गुजारे एक नॉर्मल इंसान की तरह। अगर तुम यहाँ पर एक आम जिंदगी मेरे साथ गुजारना चाहते हो तो मैं तुम्हें यहाँ पर उस टेक्निक को सिखाने को तैयार हूँ। मां सांगू ग्रैंडफादर से कहता है लेकिन गु ग्योहा का क्या होगा, मुझे उससे बदला लेना है। तो ग्रैंडफादर उसे कहता है क्या तुम अभी भी यहाँ पर उसे जान से मारना चाहते हो? तो सांगू कहता है कि मैं यहाँ पर उसे जान से क्यों नहीं मारूं, उसने यहाँ पर मेरे साथ जो कुछ भी किया है सबके बदले में यहाँ पर उसे अपनी जान तो देनी पड़ेगी। मेरे फादर और मेरी मदर दोनों मेरे हाथ से छिन गए और मैं अपने ग्रैंडफादर के पास रह रहा हूँ और तुम भी यहाँ पर उसकी वजह से ही जख्मी हुए हो। तो ग्रैंडफादर उसकी बात सुनने के बाद खामोश हो जाते हैं और कहते हैं कि मैं तुम्हें यहाँ पर टेक्निक दे देता हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ कि तुम यहाँ पर उस टेक्निक को तब तक सही तरह से यूज मत करना जब तक तुम इसे अच्छी तरह से मास्टर ना कर लो। ग्रैंडफादर उसे कहता है कि हमारी डोंगबैंग फैमिली पिछले कई सदियों से यहाँ पर एक काम करती आई है कि हम लोग यहाँ पर विंड एंड थंडर ब्लेड को यूज करते हुए इस दुनिया से बुराई का खात्मा करते आ रहे हैं, लेकिन सीक्रेट में रहते हुए। ज्यादातर लोगों को यहाँ पर हमारी विंड एंड थंडर क्लैन के बारे में कुछ भी नहीं पता, हम लोग सीक्रेट में रहकर ये सारे काम करते हैं। चाहता हूँ कि अब तुम भी यहाँ पर ये काम करो क्योंकि तुम्हारे पास भी यहाँ पर विंड एंड थंडर ब्लेड आ जाएगा और उस विंड एंड थंडर ब्लेड को कंट्रोल करते हुए तुम भी यहाँ पर बुराई का खात्मा कर सकते हो। लेकिन तुम उस ब्लेड को सिर्फ और सिर्फ तभी यूज कर सकते हो जब यहाँ पर अल्टीमेट इवल अपीयर होगा, यानी कि जब यहाँ पर सबसे ज्यादा बुराई फैल जाएगी और सबसे ज्यादा बुरा विलेन अपीयर होगा, तब तुम सिर्फ उस ब्लेड को यूज करना। क्या तुम्हें मेरी बात की समझ आ रही है? तुम्हारा सांगू की बात सुनने के बाद कहता है जी ग्रैंडफादर मुझे आपकी बात की समझ आ रही है। तो उसी के साथ ग्रैंडफादर उसे कहता है कि मैं यहाँ पर तुम्हें अब सिखाने के लिए बिल्कुल तैयार हूँ, लेकिन तुम्हें यहाँ पर मुझसे फिर से एक वादा करना होगा। सांगू कहता है क्या बताएं कि मुझे क्या वादा करना है? तो ग्रैंडफादर उसे कहता है कि चाहे कुछ भी हो जाए विंड एंड थंडर ब्लेड को यूज मत करना, और अगर कभी यहाँ पर उस ब्लेड को यूज करना भी पड़े या तो यहाँ पर बहुत ज्यादा किसी बुरे बंदे से फाइट करने के लिए यूज करना या फिर अपनी फैमिली और अपने एंसेस्टर्स के रूल्स को प्रोटेक्ट करने के लिए उस ब्लेड को यूज करना। सांगू कहता है जी ग्रैंडफादर मुझे समझ आ गई। और इसी के साथ ग्रैंडफादर उसे कहता है कि एक और बात है। तो वो कहता है हाँ बताएं वो क्या है? ग्रैंडफादर उसे कहते हैं कि अगर कभी यहाँ पर तुम्हें किसी की जान लेनी ही पड़ती है, यानी कि तुम्हारे सामने कोई ऐसा बंदा होता है जो कि बहुत ही बुरा काम करता है, तुम चाहते हो कि तुम उसे मार डालो, उसे मारने के लिए कभी भी अपनी फुल पावर्स को यूज मत करना। सांगू कहता है जी मुझे समझ आ गई। और इसी के साथ ग्रैंडफादर कहता है कि इसे हो क्या गया है, मैं इसे जो कुछ भी कह रहा हूँ आगे से जी करता जा रहा है, यानी कि मेरी हर बात को मान रहा है। और इसी के साथ ही ग्रैंडफादर उसे कहते हैं कि अब मैं यहाँ पर तुम्हें वो टेक्निक देने
देने वाला हूँ। तुम्हें उस टेक्निक को सीखने में काफी सारा समय लग सकता है, लेकिन तुम्हें धीरज रखना होगा और उसके बाद तुम उस टेक्निक को कंप्लीटली मास्टर कर लोगे। और इसी के साथ ही नेक्स्ट सीन 1 साल के बाद का दिखाया जाता है। 1 साल के बाद दिखाता है कि हमारा रेड गॉब्लिन जो होता है वो डेथ रीपर से फाइट कर रहा होता है और डेथ रीपर भी वहां पर उसके ऊपर अटैक कर रहा था। दोनों एक दूसरे के ऊपर अटैक्स कर रहे होते हैं और देख रहे होते हैं कि दोनों में से कौन यहाँ पर स्ट्रॉन्गर है। और 1 साल पहले आपको पता था कि दोनों यहाँ पर आपस में फाइट करने के बारे में बात कर रहे थे और ये तकरीबन डेली यहाँ पर एक दूसरे से फाइट करते हैं और आज भी यहाँ पर इन दोनों की फाइट चल रही होती है। दोनों को लगता है कि दोनों एक दूसरे से बेहतर है। यहीं पर फाइट करते करते रेड गॉब्लिन सामने की तरफ स्ट्राइक लगाता है, जबकि हमारा डेथ रीपर जो होता है वो अपनी तलवार लेकर उसके करीब पहुंच जाता है स्ट्राइक को अवॉइड करते हुए। इसी के साथ ही हमारा रेड गॉब्लिन उसकी तलवार को पीछे की तरफ झटक देता है अपनी तलवार के साथ अटैक करके। लेकिन इसी के साथ ही हमारा डेथ रीपर अपने पास से छोटा नाइफ निकालता है और उसकी गर्दन पर रख देता है और उसे कहता है कि अब यहाँ पर तुम हार मानते हो या नहीं। तो रेड गॉब्लिन कहता है ये तो चीटिंग है, तुम्हारे पास यहाँ पर एक और नाइफ क्या कर रहा है। तो डेथ रीपर उसे कहता है कि शायद तुम इस बार में भूल गए थे कि असल में मैं एक असैसिन भी हूँ और मैं यहाँ पर इस तरह की ट्रिक्स को भी यूज कर सकता हूँ। तो इसी के साथ ही वो कहता है कि अच्छा ठीक है, मैं यहाँ पर हार मानता हूँ। तो डेथ रीपर उसे कहता है कि जिस तरह से हम लोगों ने शर्त लगाई थी उसके मुताबिक आज के बाद से तुम यहाँ पर मुझे बिग ब्रदर कहकर पुकारोगे। इसके साथ उन्हें वहां पर ग्राउंड हिलता हुआ महसूस होता है। तो वो लोग कहते हैं कि ये अचानक से क्या हो रहा है, क्या कोई अर्थक्वेक आया है। और इसी के साथ ही ग्राउंड के नीचे से कुछ चीज निकलती है जो कि बड़ी तेजी के साथ वहां पर से बाहर निकलती है। तो वो लोग कहते हैं कि ये ग्राउंड के अंदर से क्या निकला है। तो वहां पर से एनर्जी की कोई चीज बड़ी तेजी के साथ उड़ती हुई ऊपर आसमान में चली जाती है। तो वो लोग ऊपर की तरफ देखना शुरू कर देते हैं कि वो क्या चीज है और आसमान के ऊपर जाने के बाद वहां पर जबरदस्त ठंडा निकलना शुरू हो जाती है। तो रेड गॉब्लिन और डेथ रीपर दोनों वो देखकर काफी ज्यादा हैरान हो रही होता है कि ग्राउंड के अंदर से निकलकर कोई चीज आसमान पर गई और वहां पर ठंडा निकली और वो चीज बड़ी तेजी के साथ फिर से नीचे की तरफ उतरती है और उन दोनों के बीच से शू करके गुजर जाती है। हालांकि उन्हें वहां पर कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। तो वो चीज जो होती है बड़ी तेजी के साथ आकर हमारे सांगू के हाथ में आ जाती है। तो विंड एंड थंडर स्वर्ड होती है। तो विंड एंड थंडर स्वर्ड जो होती है हमारे सांगू के हाथ में आती है। तो इसी के साथ ही हमारा सांगू उसको वहां पर उनके सामने अपीयरेंस देता है। तो सांगू जो होता है 1 साल के बाद अब यहाँ पर काफी हद तक बदल चुका है। मुझे लगता है कि ये थोड़ा बहुत अब यहाँ पर उसके जैसा लग रहा है कि इसका हाजिन के जैसा। मैंने यहाँ पर एक और बात भी नोटिस किया कि इसके चेहरे के ऊपर जो स्कार्स थे वो सारे के सारे खत्म हो गए हैं। अब पता नहीं यहाँ पर ये कैसे किया, लेकिन इसके चेहरे के सारे स्कार्स ही खत्म कर दिए हैं। अब क्योंकि हमारे सांगू की ट्रेनिंग कंप्लीट हो चुकी है और ये लोग यहाँ पर से वापस घर की तरफ जाने वाले हैं। तो इसी के साथ दिखाता है कि हमारी शिन जो होती है वो सांगू के साथ ही आकर चिपक जाती है। सांगू से कहता है कि शिन जी तुम क्या कर रही हो, सभी लोग यहाँ पर देख रहे हैं, इस तरह मैं यहाँ पर चल कैसे पाऊंगा और वैसे भी यहाँ पर सभी लोग हमें घूर घूर कर देख रहे हैं। तो उसके साथ एक साइड के ऊपर हमारा रेड गॉब्लिन होता है, एक साइड के ऊपर डेथ रीपर होता है, जबकि दोनों ग्रैंडपास पीछे खड़े होते हैं। जबकि हमारा रेड गॉब्लिन वहां पर सोच रहा था कि मुझे तो यहाँ पर इस बात के ऊपर यकीन ही नहीं हो रहा कि पूरा 1 साल गुजर चुका है और 1 साल के बाद ये लड़का इतना ज्यादा कैसे बदल सकता है। ये पहले से काफी ज्यादा मेच्योर लग रहा है और इसका कद भी काफी ज्यादा बढ़ गया है और ऊपर से इसके चेहरे के स्कार्स भी खत्म हो गए हैं। बॉडी के अंदर से जो खतरनाक किस्म का ऑरा महसूस होता था अब वो बिल्कुल महसूस नहीं हो रहा है। ऐसे लगता है कि अब बिल्कुल एक मार्शल आर्टिस्ट बन चुका है। तो हमारा सांगू से कहता है कि तुम यहाँ पर मुझे इस तरह से घूर घूर का क्यों देख रहे हो। तो रेड गॉब्लिन से कहता है कि मैं तो यहाँ पर ये देख रहा हूँ कि अब तुम बिल्कुल एक परफेक्ट मार्शल आर्टिस्ट बन चुके हो। तो हमारा सांगू से कहता है कि हाँ बिल्कुल ठीक है, मैं एक मार्शल आर्टिस्ट बन चुका हूँ। क्या मैं पहले यहाँ पर एक मार्शल आर्टिस्ट नहीं था। हमारा रेड गॉब्लिन से कहता है कि नहीं, पहले तुम एक मार्शल आर्टिस्ट नहीं थे, पहले बल्कि तुम एक मॉन्स्टर थे जिसके पास बहुत ही एक्सट्रीमली एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर्स थी जो कि वो खुद भी उसे कंट्रोल नहीं कर पाता था। सांगू उसकी बातें सुनने के बाद वहां पर शर्मिंदा हो जाता है और इसी के साथ ही ये लोग वहां पर से आगे की तरफ बढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर हम लोग अपने एपिसोड 72 का एंड करेंगे। नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे कि हमारे सांगू की अब अगली जर्नी क्या होने वाली है और आगे ये लोग कौन से मिशन पर जाने वाले हैं।